आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन और सूरत हाल की संगीनी। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम अज कम 3 सेनेट के उम्मीदवारों ने अली अमीन गंडापुर, उनके साथी अकाबरीन और पॉलिटिकल कमेटी के फैसलों के खिलाफ बगावत कर दी है। वो कहते हैं हम नहीं मानते। इस बगावत के बाद सेनेट के इलेक्शन पर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है इस पर क्या असरात होंगे, ओवरऑल मुल्की सियासी सूरत हाल और चौधरी साहब ने जो शतरंज लगा रखी है उस पर क्या असरात होंगे, इस पर तफसीली बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर्स को गलत इंफॉर्मेशन फीड की गई और अब उसका पता कैसे चल रहा है। पता चल रहा है अदालत के अंदर। जी हाँ, कोर्ट लखपत जेल के अंदर एक ट्रायल हो रहा है, उसके अंदर से अब जो मालूमात आ रही हैं होशरुबा है। सब परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया, ना सिर्फ आम पाकिस्तानियों के साथ बल्कि कोर कमांडर्स के साथ भी। इस सारी बात पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। क्विकली बैकग्राउंड दे दूं, जो नंबर्स हैं, अददी नंबर्स के एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब भी मखसूस नशस्तें छिन जाने के बाद भी तकरीबन 92 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में हैं। दूसरे लफ्जों में 92 वोट्स हैं। अपोजिशन के पास तकरीबन 52 वोट्स हैं। नंबर्स के एतबार से 11 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है, जिसमें से तकरीबन 9 सीटें तहरीक इंसाफ जीत सकती है, प्रोवाइडेड कि उनके तमाम मेंबरान अपना ज़मीर बेचे बगैर, अपना वोट बेचे बगैर सही जगह पर वोट डालें। लेकिन इसके साथ ही साथ एक नया प्रपोजल मैदान में आया और वो ये था कि अपोजिशन के साथ बैठकर एडजस्टमेंट कर ली जाए। 11 में से 5 सीटें उनको दे दी जाएं और 6 सीटें तहरीक इंसाफ को मिल जाएं। यूं कोई इलेक्शन ना हो और बिला मुकाबला सेनेट का ये सारा काम मुकम्मल हो जाए। अब जो अपोजिशन है उसकी अददी एतबार से तो 2 सीटें बनती हैं। अगर इस फॉर्मूले पर जाया जाएगा तो उन्हें 3 अजाफी सीटें मिल जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 अजाफी सीटें लूज करेगी, लेकिन साथ साथ जो हॉर्स ट्रेडिंग एमपीएस की खरीदो फरोख्त है उसका उनको खतरा नहीं रह जाएगा। लेकिन जो साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान होगा तहरीक इंसाफ का, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, वो नजरियाती होगा कि वही पार्टियां जिन्होंने आपका माल चोरी किया, जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया 8 फरवरी को पहले, फिर मखसूस नशस्तों को, और वो सब चोरी करने के बाद वो जिस सूरत हाल में बैठे हैं आपके सामने, उसी सूरत हाल में आप उनके साथ बैठकर अब सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन की बिला मुकाबला प्लान के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मीन कि आप उन्हें लिजिटिमेसी दे रहे हैं, उनकी सारी चोरी को आप मान रहे हैं, इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसकी इस हैयत को आप मान रहे हैं और आप उन्हें लिजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस में। तो ये सारे डिफरेंट किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन अब इसमें एक तीसरी सूरत हाल निकल आई है जो बहुत ही खतरनाक है। अब अगर इस सूरत हाल की तरफ जाना है जिसका अली अमीन गंडापुर साहब और जो दूसरे अकाबरीन हैं, मतलब कि पार्लिमानी जो कमेटी है, पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा से, वो इस चीज़ का फैसला कर चुके हैं कि हम बिला मुकाबला इलेक्शन की तरफ ही जाना चाहते हैं और इसकी तौसीक जो है वो उनको पॉलिटिकल कमेटी से भी मिल चुकी है। अब इस प्लान की इंप्लीमेंटेशन के लिए ये ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ के जो दूसरे अकाबरीन हैं, मीन 6 के अलावा जो सेनेट के मेंबरान हैं, वो अपने अपने पेपर्स को वापस लें। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, अगर वो पेपर्स वापस नहीं लेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ के 6 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। आप ये समझ रहे हैं ना, 11 सीटें हैं ना, तो फिर तहरीक इंसाफ के सिर्फ 6 कैंडिडेट नहीं होंगे, फिर तहरीक इंसाफ के कम से कम 9 कैंडिडेट होंगे। जो सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं, कम से कम 9 मैं कह रहा हूं। तो फिर 9 के ऊपर जब इलेक्शन होगा, बिला मुकाबला तो तभी होता है अगर 6 इनके होते और 5 उनके होते, 11 सीटें, 11 लोग सेनेटर बनकर बाहर निकल आए। अब अगर 5 उन्होंने उतारे हुए हैं, 9 इन्होंने उतारे हुए हैं, तो 14 के करीब ये लोग मैदान में होंगे। तो जब 14 लोग मैदान में होंगे, सीटें 11 होंगी, तो फिर उस पर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब ये जो 3 लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, तहरीक इंसाफ का नाम लिस्ट में जाहिर है इमरान खान साहब की मर्जी और बाकी लीडरशिप की मर्जी के बाद इनका नाम इसमें डाला गया था। इसमें सबसे पहले नंबर पर खुरम ज़िशान, उसके बाद इरफान सलीम और फिर आयशा बानो। तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने माने नाम हैं, बहुत पुरानी वाबस्तगी है और लोग इनका एहतराम भी करते हैं। अब इन तीनों को यह भी समझा जाता है कि ये बहुत डिजर्व करते हैं सेनेट की सीट। अब अगर तो इलेक्शन हो और 9 सीटें मिलें तो बिल्कुल ये सेनेट में पहुंच जाएंगे। अगर दूसरा फॉर्मूला हो तो इनको पार्टी कह रही है कि आप अपने कागजात विड्रॉ कर लें। जब ये विड्रॉ कर लेंगे तो फिर रास्ता खुल जाएगा, 11 ही सीटें, 11 ही उम्मीदवार, लोग बिला मुकाबला हो जाएंगे। पहले तो ये लग रहा था कि शायद ये सब हो चुका, लेकिन फिर यकायक तहरीक इंसाफ के कुछ एमपीएस ने बगावत कर दी और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पेशावर से की गई, तमाम चैनल्स पर उसकी कवरेज भी हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते ये जो बगैर वोटिंग के इलेक्शन है इसके हम खिलाफ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और आयशा बानो उनके साथ ज्यादती हो रही है, नहीं होनी चाहिए, हम उन्हें वोट देना चाहते हैं। कहा गया कि कम से कम 23 के करीब, ये अब कोई हतमी तज्जिया इसके ऊपर नहीं है, जो हम मीडिया में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों के तज्जियात पढ़ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि 23 के करीब लोग ऐसा वोट करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद सूरत हाल तब ज़्यादा बदली जब खुर्रम ज़ीशान साहब ने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन गिव अप नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत कबूल नहीं है कि जो चोर हैं, जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, हम उनके साथ बैठ के गठजोड़ करके बिला मुकाबला इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा मुझे सेनेट की सीट नहीं चाहिए, मुझे असूल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए और असूल के खिलाफ है कि हम इन चोरों के साथ बैठ के गठजोड़ करें। इसलिए उन्होंने कहा कि भले अली अमीन गंडापुर साहब का ये फैसला है या पॉलिटिकल कमेटी का या पार्लिमानी कमेटी का, मैं ये फैसला नहीं मानूंगा और मैं इमरान खान के एक खिलाड़ी के तौर पर इस इलेक्शन को लड़ूंगा, भले मुझे एक वोट भी क्यों ना पड़े। उनका कहना यह है कि जब तक हम पेपर्स वापस नहीं लेते तो ये इलेक्शन बिला मुकाबला नहीं हो सकता। तो हम मैदान में इन चोरों का मुकाबला करना चाहते हैं। हमें पता है कि हमने हार जाना है, हमने सेनेटर नहीं बन सकना, लेकिन हम फिर भी इनको ये लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते, हम इनके साथ मुकाबला करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब ये प्लान रखते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वो ये प्लान रखते हैं कि अगर इन लोगों ने कागजात नामजदगी वापस ना लिए तो फिर अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर इनको शिकस्त दी जाएगी। ये जो तीनों लोग हैं, मतलब इनको किसी सूरत इनमें से किसी को जीतने नहीं दिया जाएगा। तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर होती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही एक ट्वीट जो है वो इरफान सलीम ने भी किया है और ऐसा ही एक वीडियो मैसेज और ट्वीट जो है वो आयशा बानो साहबा ने भी किया है। जो खुर्रम ज़ीशान है उनका भी वीडियो मैसेज जो मौजूद है और उसके बाद वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ भी दे चुके हैं और उसमें ये वाजे कर चुके हैं कि हमने एक कदम भी पीछे नहीं हटना। अगर सोशल मीडिया को देखें या रैंक एंड फाइल के अंदर आम वर्कर की राय देखें तो वो खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम, आयशा बानो को काफ़ी ट्रैक्शन देगी। मतलब कि वर्कर्स में भी एक खासा ग्रुप जो है, ग्रुप का मतलब कोई ग्रुप नहीं, मैं नंबर ऑफ वर्कर्स की बात कर रहा हूं, कि ओवरऑल परसेंटेज में आप देखें तो एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है या शायद ज़्यादा बड़ी परसेंटेज जो है वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रही है। अब अगर ये इसी तरीके से जारी रहे, इनको चौधरी साहब ने ना मना लिया या किसी और चमक धमक ने इनको ना मना लिया या पार्टी डिसिप्लिन के आगे इन्होंने सरनगू ना कर दिया, जो भी उसकी वर्डिंग हो बाद में, जिस भी तरह से वो चीज़ इख्तिताम पजीर हो, अगर तो ये बैठ गए फिर तो बिला मुकाबला, अगर ये ना बैठे तो फिर मुकाबला होगा। फिर सूरत हाल और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि फिर वहाँ पर चीफ मिनिस्टर केपी इस सारे इलेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। क्या वो अपोजिशन के साथ मिलके वोटिंग करवाते हैं, मीन आपको एक ज़बरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन और पार्टनरशिप देखने को मिलेगी या आपको नहीं मिलेगी। इस सब का अब इन्हिसार इन तीन लोगों पर है कि ये गिव अप करते हैं या नहीं करते या कब करते हैं। तो आप और मैं बंधे रहते हैं इस चीज़ के साथ, क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं और देखते हैं कि इनकी किस्मत का फैसला क्या होता है। लेकिन ये मैं बता दूं कि बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया सूरत हाल के अंदर और मामलात बहुत गंभीर हुए हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने वो सारी प्लानिंग की थी उनको एक बड़ा चैलेंज मिला है सारी सूरत हाल के अंदर। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इसी से रिलेटेड है, क्विकली 2 लफ्ज़ों में ये खबर बयान करूंगा, फिर हमने तीसरी खबर की तरफ जाना है। वो है राणा सनाउल्लाह का बयान। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 11 में से 4 हमारी यकीनी है, 11 में से 4 हमारी यकीनी है। अगर हमारा अपोजिशन से इत्तेहाद हो जाए तो 5 भी हो सकती हैं। वो अपोजिशन कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से, पीटीआई को अपोजिशन गिन रहे हैं। जाहिर है केपी में तो पीटीआई गवर्नमेंट है और दूसरे अपोजिशन है, तो वो कह रहे हैं 11 में से 4 तो हमें मिल जाएंगी। अगर हमारी बातचीत तय हो जाए तो 5वीं भी मिल जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि राणा सनाउल्लाह साथ तीसरी बात ये कह रहे हैं कि 3 भी हो सकती हैं हमारी अगर वोट ठीक पड़ गए, और जाहिर है सबको पता है कि ये 2 भी हो सकती हैं अगर वोट ठीक पड़ गए। तो राणा सनाउल्लाह अपने मुंह से ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें और 3 सीटों के ऊपर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमें पीटीआई के साथ बातचीत हो जाए तो शायद 5 भी मिल जाए। तो बातचीत के बगैर वो भी 3 से 4 सीटों से ऊपर नहीं जा रहे, तो हम उन्हें 5 ऑफर कर रहे हैं। मैथ वैसे मुझे भी समझ नहीं आया कि जब अपोजिशन खुद मान रही है कि 3 से 4 से ज़्यादा उनको नहीं मिल सकती तो हम उससे भी एक ज़्यादा दे रहे हैं। इस पर शहजाद अकबर एक स्टोरी लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं, बेसिकली स्टोरी हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद के अंदर, ये उनकी है, बहुत मोतबर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ज़ाहिर शहजाद साहब से भी बात की होगी, उससे पहले उन्होंने मेरे से भी बात की थी और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि 5 मज़ीद सेनेटर चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए।
इस्लामाबाद के एक बड़े टीवी चैनल के साथ मुंसलिक वो सहाफ़ी हैं, आजकल खुद खुलकर बात नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये खबर मुझ तक और शहजाद साहब तक पहुंचाई और बताया कि इस्लामाबाद के अंदर ये अब बात हो रही है कि 5 सेनेटर्स चौधरी निज़ामुद्दीन को चाहिए 2/3 अक्सरियत लेने के लिए सेनेट में, और अगर आइन में तब्दीली करनी है तो वो फिर ज़रूरी है, इसलिए 5 नशिस्तें उन्हें हर सूरत चाहिए। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक सहाफ़ी का तज्जिया है जो आपके सामने रखा है, और वो कह रहे हैं इसलिए अपोजिशन हर सूरत इन 11 में से 5 सीटें लेना चाहती है। अब ये क्या मामला है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन इसके बाद हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कोट लखपत जेल लाहौर। वहां पर जो सूरत हाल हो रही है उसने तो सबको हैरान करके रख दिया है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब 9 मई हुआ तो उसके बाद एक मैडम रॉलेक्स थी और दूसरे लोग थे, वो टेलीविजन पर आकर कहते थे कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, हमारे पास ऐसी एविडेंस है जिसे कोई झुटला नहीं सकेगा। बिल्कुल हमारे पास वाज़ेह सबूत है कि 9 मई किसने करवाया, कैसे करवाया, किस तरह हमले हुए और कौन कौन जराइम का इर्तकाब करता रहा। ये पाकिस्तान के टेलीविजन पर पुलिस की वर्दी पहनाकर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। आजकल आपको वो वाले किरदार कम नजर आते हैं। मैडम रॉलेक्स भी आपको कहीं पीछे जाती हुई नजर आती हैं, दूसरे लोग भी, क्योंकि वो इस्तेमाल हो चुके हैं जो उस वक्त उनका इस्तेमाल था, और रिवॉर्ड भी हो चुके हैं उस वक्त। उनको उस वक्त रिवॉर्ड भी कर दिया गया था जितना करना था, इसलिए उनका काम तमाम हो गया। आप कहते हैं ना कि पैसा ख़त्म खेल ख़त्म, वो वाला काम है। अब तो अगला खेल शुरू होने वाला है जिसमें फील्ड मार्शल साहब ने हेड ऑफ स्टेट बनना है। लेकिन सबसे अचंभे की बात यह है कि यही बातचीत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स को भी बताई गई। हमारे पास प्रेस रिलीजेज हैं जिसमें यह बताया जाता है कि उस वक्त कोर कमांडर्स को यह बताई गई, और ये ISPR की अपनी प्रेस रिलीजेज हैं, कि 9 मई के रिफ्यूटेबल एविडेंस है, और जो हकाइक हैं और जो एविडेंस है वो इतनी तगड़ी है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको सजाएं दिलवाएंगे। अब जो कोर कमांडर्स को ब्रीफिंग दी गई और जो कौम को ब्रीफिंग दी गई पुलिस वालों की तरफ से, कोट लखपत जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है वहां पर वो सब का सब उधड़ रहा है। कच्चे दागों से की हुई सिलाई जो है वो उधड़ रही है, और किसी को समझ नहीं आ रही कि अब अपना नंगा सतर कैसे ढांपें। जब वकला ने जरा शुरू की है, क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की है, और बुरहान अली मोज़म जैसे वकील जब टूट टूट कर हमले कर रहे हैं उनके ऊपर जिन्होंने झूठी गवाहियां देनी थी, तो एक एक करके तमाम गवाह जो हैं वो लीरो लीर हो रहे हैं। लीरो लीर, लीर पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, मतलब कि टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मनीरे का पता लगा होगा। मनीरे का मतलब मनीर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मनीर। आप पता नहीं क्या क्या बातें समझ बैठते हैं। मैं इंस्पेक्टर मुनीर की बात कर रहा हूं। तो मुनीरा जी पहुंचे हुए थे सऊदी अरब, उम्रा कर रहे थे, एहराम में थे जब उनकी गवाही के लिए उन्हें ऑनलाइन लाया गया। उनको जब वकील ने ये कहा, जब बुरहान मौज़म और दूसरे वकला ने ये कहा कि आप ज़रा कसम दें कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, और अगर आप झूठ बोलें तो खुदा की आप पे लानत हो, तो उन्होंने कहा मेरा दिमाग ख़राब है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उनसे मेरा ख्याल ये तकाजा किया। उन्होंने कहा मैं तो नहीं ये गवाही देता। उन्होंने किया बंद मामला, उनकी ज़ुबान गई लड़खड़ा और वो पतली गली निकल गए। उन्होंने कहा पहले मैं अपना उम्रा मुकम्मल करूँ। उसके बाद हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं ये मुनीरे वाली बात भी, और ये जो अगली बात है ये भी हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें डंडे सड़क के किनारे से मिले थे। वकील ने पूछा कि वहाँ सफाई होती है, उन्होंने कहा होती है। तो फिर 30 दिन के बाद आपको डंडे कैसे मिल गए, ये भी आप पहले ही सुन चुके हैं। फिर हसाम नामी वो पुलिस वाला जो कहता है मैं इमरान खान के जमान पाक वाले घर में गया, टेबल के नीचे छुपकर उनकी मीटिंग को सुनता रहा। उनसे जब सवाल पूछा गया था कि जमान पाक उनका घर कैसा है, तो उन्होंने उसकी जो हैयत बताई थी वो बिल्कुल ही घर से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा था गेट से अंदर आधे किलोमीटर का तकरीबन सफ़र है बिल्डिंग तक, हालांकि वो पूरा घर ही 2-2.5 कनाल का है, उसमें आधा किलोमीटर गेट के अंदर बिल्डिंग तक का फासला नहीं है। तो उसके पास भी फिर उसके अलावा एक और गवाह जो पेश कर रहे थे, उसकी जब ड्यूटी रोस्टर को थाने में रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि वो ड्यूटी पर ही नहीं था, और वो झूठ बोल रहा है कि वो इमरान खान की बातें सुन रहा था। वो तो ड्यूटी पर उस दिन मौजूद ही नहीं था। तो 3-4 ये गवाह तो फारिग हो गए। आज सबसे दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब डॉक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। एक ऐसा डॉक्टर जिसने 5 पुलिस वालों के जख्मी होने का मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था। जब उससे पूछा कि हजूर जहां जहां आपने जख्म लिखे हैं वहां पर तो इनके जख्मी नहीं है, क्या इन्होंने भी वहीं से प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जहां से मेरी एक बाजी करवाती हैं? मैं बाजी का नाम नहीं ले रहा इसलिए मेरे पीछे ना पड़ जाइएगा। एक खानेवाल की बाजी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने लाहौर वाली बाजी या फैसलाबाद वाली या इस्लामाबाद वाली अपनी किसी रिश्तेदार बाजी के पीछे नहीं पड़ जाना। और ये मैं जिस बाजी की बात कर रहा हूँ वो कोई बहुत मशहूर शख्सियत भी नहीं है, वो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। खानेवाल में रहती हैं, वो झूठ बहुत बोलती हैं, वो वाली बाजी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको समझ आ गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, खानेवाल वाली बाजी की जो मैं कह रहा हूँ। तो ये जो लोग हैं
या तो इन्होंने ऐसी कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा डाली है कि इनके वो निशान ही खत्म हो गए, वहाँ पर जख्म नहीं है। तो जब डॉक्टर साहब को थोड़ा सा मजीद रगड़ा गया तो उन्होंने कहा कि ये झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट हैं, ये दुरुस्त है, जहाँ पर लिखा वहाँ पर जख्म नहीं है। मैंने तो वो सर्टिफिकेट बना दिया जो पुलिस वालों ने मुझे कहा था, मैंने जख्म नहीं देखे थे। ये पड़े हैं वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस और शवाहिद। और अब हैरानी की बात यह है कि कोर कमांडर्स को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये सब गलत बयानी बताई गई। हमें बताया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी है और एहतसाब का बड़ा कड़ा निज़ाम है। अब देखना यह है कि कोर कमांडर्स को गलत ब्रीफिंग देने का एहतसाब क्या होता है। उसके साथ साथ बाहर जो पुलिस है वो अवाम को गलत ब्रीफ कर रही है, उसका एहतसाब क्या होगा। तो सूरत हाल बहुत ही ये भी गंभीर हो रही है, किस तरफ जा रही है इसको भी हम गौर से देखेंगे। लेकिन अगली खबर की तरफ चलते हैं और उससे पहले ये बता दें कि 9 मई इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, माशरती तौर पर, इंटरनेशनल नॉर्म्स के तौर पर पाकिस्तान के अदालती जो फौजदारी का पूरा निज़ाम है उसके तहत 9 मई के मुकदमात उड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। हाँ, अब ज़बरदस्ती आपने सज़ाएं देनी है तो वो तो किसी भी चीज़ पर आप सुना सकते हैं, दे सकते हैं। आगे जी, बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई बल्कि सारे का सारा लगड़ बगड़ ही थैले से बाहर आ गया है। जी मैं सही कह रहा हूँ, लगड़ बगड़ पूरे का पूरा थैले से बाहर आ गया है। मोहसिन नकवी साहब ने अब ये बताया है कि जो एफ कांस्टेबलरी बना रहे हैं, एफ से फ्रंटियर होती थी, अब एफ से फेडरल कांस्टेबलरी में उसको तब्दील कर दिया है। उसका सरबराह अब एक 2 स्टार जनरल होगा। ये रिटायर्ड भी हो सकता है और सर्विंग भी हो सकता है। ये इसमें मजेदारी की बात है। उन्होंने कहा कि ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि काम तेज हो और काम मुअस्सर तरीके से हो। तो अब ये भी एक और जनरल साहब की नौकरी का इंतजाम हो गया है। तो अब इसका आईजी कोई पुलिस से नहीं होगा, इसका सरबराह कोई पुलिस से नहीं होगा। ये जो फेडरल कांस्टेबलरी बनाई गई है, ये अब इसमें जो सरबराह होंगे वो मेजर जनरल होंगे। और मैं आपको अभी से बता देता हूं कि रिटायर्ड औखा ही होंगे, अनलेस के कोई आंखों का तारा रिटायर्ड हुआ हो जिसकी नौकरी का बंदोबस्त करना हो। ये मेरे ख्याल में सर्विंग मेजर जनरल ही होंगे। तो आप ऐसे ही समझें कि मिलिट्री की एक और एक्सटेंशन जो है वो अब पब्लिक को पकड़ने के लिए बना दी गई है, जिसका फौज के इदारे को तो बहुत नुकसान होगा क्योंकि आप उसे पब्लिक डोमेन के अंदर और स्पेशली राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, आप बाकी मामलात में पॉलिटिकल मनूवरिंग करने के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे तो फौज के लिए नेकनामी नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जो माहौल है उसमें कौन इसकी फिक्र करता है। तो मोहसिन नकवी साहब ने अब इकरार कर लिया है कि ये जो नई फोर्स बनाई गई है इसको मेजर जनरल साहब जो हैं वो हेड करेंगे। तो जो हम आपके सामने बात कर रहे थे उसमें सच्चाई है। इसके साथ साथ ये सिर्फ फेडरल कांस्टेबलरी नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरी फोर्सेस हैं, जो स्काउट्स हैं या रेंजर्स हैं या दूसरी हैं, उन पर भी इसी तरीके से जो हेड्स हैं उनको सर्विंग मेजर जनरल या रिटायर्ड मेजर जनरल को लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं इसका क्या होता है। अब ये किस तरीके से ब्रूटली अवाम के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है उनकी आवाज़ दबाने के लिए। आखिरी खबर, पाकिस्तान ने भारत के लिए जुज़वी तौर पर फ़ज़ाई हदूद बहाल कर दी है। अब भारत के अलावा गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करके भारत आ और